हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जानेंगे चौहान राजवंश के बारे में। हाँ, वही चौहान वंश जो पृथ्वीराज चौहान, विग्रराज जैसे महान राजाओं ने वंश में जन्म लिया। तो चौहान वंश काफ़ी राजस्थान के अलग अलग जगहों में फैले हुए थे, जैसे सांभर, अजमेर, रणथंभौर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, नाडोल। ऐसे बहुत से एरियो में अलग अलग चौहान वंश फैले हुए थे। तो आज हम जानते हैं सांभर और अजमेर के चौहान वंश के बारे में। उससे पहले हम बता देते हैं थोड़ा संक्षिप्त में सभी चौहान वंशों के बारे में। जैसे कि 551 में सांभर में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। 1960 में नाडोल में लक्ष्मण ने। 1113 में अजमेर में अजयराज ने। 1182 में जालौर में कतिपाल ने। 1194 रणथंभौर गोविंदराज वन ने। गोविंदराज वन किसके लड़के थे? पृथ्वीराज वन के। 1242 में बूंदी देवा ने। 1311 सिरोही लुम्बा चौहान ने। 1631 कोटा माधो सिंह ने। 1838 झालावाड़ मदन सिंह ने। तो जितनी जगह बताई सबका संबंध किससे था? आज के राजस्थान से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सांभर चौहान वंश कहाँ पे? सांभर का क्षेत्र कहाँ है? आज के जयपुर में। तो 551 में वासुदेव ने इसकी स्थापना की थी। हम जानेंगे सब इनके इम्पोर्टेंट काम। जैसे कि वासुदेव ने सांभर झील का भी निर्माण किया था। ये क्या हुआ करते थे? ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। जैसे ही वासुदेव के बाद इसका लड़का गुमक प्रथम गद्दी पर बैठा, तो उसने सामंत के अधिकारों को मना कर दिया कि हम इनका सामंत नहीं बनेंगे प्रतिहारों के, और उसने उनके अधिकतर स्वीकार करने से मना कर दिया। यहाँ से असली में उदय होता है चौहान वंश का। और इसने भी एक मंदिर बनवाया था सीकर में। कौन सा मंदिर? हर्षनाथ का मंदिर। अब इसके बाद गद्दी पर बैठता है चंदन राज। इसके बाद गद्दी पे बैठता है वामती राजवन, जो पहले महाराजा की उपाधि धारण की। हम इन्होंने कुछ खास काम नहीं किए, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी जान रहे हैं। उसके बाद गद्दी पर आता है विग्रराज टू, जो कि शक्तिशाली राजा चालुक्य के राजा मूलराज वन को हराया था इसने। इसके पास गद्दी पर बैठता है गोविंद टू। उसके बाद गद्दी पर बैठता है पृथ्वीराज वन। ये पृथ्वीराज वन है। एक पृथ्वीराज थ्री था जिसने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये कौन है? पृथ्वीराज वन। इसी के समय में राजा हंटर ने जीना माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? राजोस रवेसा सीकर में, आज के राजस्थान में। इसी ने सोमनाथ यात्रा के निशुल्क भोजन कराया था। अब इसके बाद डिवाइड होता है दो हिस्सों में चौहान वंश। एक इसका लड़का अजयराज, जो कि अजमेर में, और एक इसका दूसरा लड़का गोविंदराज, जो कि रणथंभौर। यहाँ पे दोनों अलग अलग चौहान वंश स्टार्ट होते हैं। तो आज हम दूसरा जानेंगे अजमेर के बारे में। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत से एग्जामों में और वैसे हमारे नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। अजमेर में चौहान राजवंश। तो अजमेर में किसने स्थापना की थी? पृथ्वीराज के बड़े लड़के अजयराज ने। इसने 1113 से लेकर 1133 तक राज किया था। इसी के समय में अजमेर अजमेर दुर्ग, जो कि आज में के टाइम पे भी है स्थित, अजमेर दुर्ग बोल दें, या उसको हम एक और नाम से जानते हैं तारागढ़ दुर्ग। ये ऐसा दुर्ग है जिसमें सबसे ज़्यादा देसी आक्रमण हुए, और इस महल का कुछ भी नहीं बिगड़ा है आज तक। सबसे ज़्यादा देसी आक्रमण तो अजमेर दुर्ग में हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण बटनेर के दुर्ग पे हुए हैं। अजयराज ने ही मालवा पर आक्रमण किया था, और उस टाइम मालवा के राजा कौन थे? नरवर्मन। और उसके सेनापति सुलहन उसको बंदी बनाकर घोड़े के पीछे बांधकर अजमेर में ले गया था। तो इस तरह चौहान वंशों का अजमेर और मालवा दोनों पर अधिकार हुआ। उसके बाद श्रीपंथ को हराकर भरतपुर पर भी कब्जा कर लिया। तो अजमेर प्लस मालवा प्लस भरतपुर, तीनों पर किसका राज हुआ? चौहानों का। तो अजयराज के बाद गद्दी पर बैठता है उसका पुत्र अर्नोराज, जो कि 1133 से लेकर 1153 तक गद्दी पर बैठता है। जैसे कि वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण कराया था, ऐसे ही अर्नोराज ने अनासागर झील, बांडी नदी के यहाँ इस झील का निर्माण कराया था। इसी झील के पास 12 दरवाजे बनाए थे शाहजहां ने संगमरमर के पत्थर से। और इसी झील के पास जहांगीर ने भी दौलत बाग बनवाया था। अर्नोराज के 5 पुत्र हुए: झलन, जगादेव, देवव्रत, विग्रराज फोर,
सोमेश्वर। झलन तो काबिल नहीं था, इसलिए वह गद्दी पर नहीं बैठा। जगादेव अपने पिता की हत्या कर कर गद्दी पर बैठता है, इसको इसीलिए बोलते पितृहंता। उसके बाद इसका भाई विग्रहराज इसकी हत्या कर देता है अपने भाई की, और खुद गद्दी पर बैठता है। सोमेश्वर विग्रहराज से डरकर वहां से भाग जाता है। तो फिर गद्दी पर कौन बैठा? विग्रहराज, जिसने 1153 से लेके 1164 तक राज किया। विग्रहराज फोर्थ ही पहला चौहान था जिसने कि 1157 में दिल्ली पे और फिर झांसी पे अधिकार कर लिया। तो हमने जाना कैसे धीरे धीरे अजय राज ने मालवा और भरतपुर पर अधिकार किया। उसके बाद विग्रहराज ने दिल्ली और झांसी पर, लगभग नॉर्थ एरिया में पूरे में चौहान वंश फैल चुका था। लेकिन चौहान वंश की एक खास बात थी, इन्होंने कभी भी किसी को धोखा देकर कब्जा नहीं किया। इन्होंने जो किया युद्ध के बल पर, अपनी कुशलताओं के बल पर अधिकार किया है। इसी ने इसी ने बनास नदी, जो कि आज के राजस्थान के टोंक क्षेत्र में है, बिलासपुर बांध का निर्माण करवाया था। हरिकेले नाटक का निर्माण करवाया था। और आज जिसको हम 2.5 दिन के झोपड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, जो कि आज राजस्थान की पहली मस्जिद बोला जाता है। वो पहले मस्जिद नहीं थी, वो पहले थी संस्कृत की पाठशाला, जो कि 1158 में विग्रहराज फोर ने ही बनवाई थी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाया और इसको 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से आज जाना जाता है, जो कि एक मस्जिद है। क्या कोई मस्जिद 2.5 दिन में बन सकती है? नहीं। ये इसीलिए बनी थी क्योंकि संस्कृत पाठशाला पहले से बनी हुई थी, उसी को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इन्होंने मस्जिद बना दिया। इसीलिए उसका नाम भी 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्योंकि वह 2.5 दिन में बनकर तैयार हुई थी। और इसका डिजाइनर कौन था? अबू बकर। विग्रहराज फोर के बाद गद्दी पर बैठता है पृथ्वीराज टू, जो कि 1164 से लेके 1169 तक गद्दी पर बैठा है। लेकिन पृथ्वीराज टू की कोई औलाद नहीं हुई, तो उसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका चाचा विग्रहराज का भाई सोमेश्वर, जो कि 1169 से लेके 1177 तक गद्दी पर बैठता है। इसके बारे में सिर्फ दो ही बात जानने योग्य है। एक, इसने नागौर दुर्ग बनवाया। दूसरा, भीमदेव टू, जो कि सोलंकी वंश था, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अब इन सब हत्याओं का बदला तो लेगा एक महान सम्राट, जो कि सोमेश्वर का लड़का था, गद्दी पर बैठता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि 1177 से लेके 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध तक गद्दी पर बैठा रहता है। इसने कभी हार का मुंह पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। जैसा कि हमें पता है, मालवा, भरतपुर, दिल्ली, झांसी, लगभग पूरे नॉर्थ एरिया पे चौहानों का अधिकार हो चुका था। फिर अब गद्दी पर बैठा 70 में पृथ्वीराज तृतीय, जिसका जन्म तो 1167 में हुआ था और 11 वर्ष की अवस्था में राजा बन गया था। अब जानते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। इसको उपाधि कौन कौन सी मिली थी? तो इसको एक उपाधि मिली थी हिंदू सम्राट। अभी हिंदू के नाम से बहुत लोगों को उपाधियां मिली है, जैसे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज तृतीय, हिंदूपथ राणा सांगा, हिंदू सुरतापन राणा कुंभा, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप। तो ये सब उपाधियां इनको मिल चुकी हैं। एक और उपाधि मिली थी इसको, दल पुंगव। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्व विजेता। ये उपाधि इसको कब मिली? नागौर दुर्ग के वॉर जीतने के बाद ये उपाधि मिली थी। एक और इसे उपाधि मिली थी भरतेश्वर, राय पिथोरा। अब राय पिथोरा का क्या मतलब होता है? युद्ध में पीठ न दिखाने वाले को बोलते हैं राय पिथोरा। ये सब उपाधियां किसको मिली? पृथ्वीराज त्री को। अब जानती इन्होंने कौन कौन से युद्ध किस किस के साथ और कब कब लड़े हैं। तो सबसे पहले दिल्ली पे इसके नाना का अधिकार था अंगपाल तोमर का, वो इसको दिल्ली सौंप देता है, तो बिना युद्ध करे दिल्ली इसके हाथ में आ गई। उसके बाद महोवा में 1184 में चंदौल के राजा परमशदेव को युद्ध में हराकर महोवा को अपने हिस्से में ले लेता है। फिर गुजरात गुजरात से तो इसका काफ़ी नाता है, क्योंकि इसके पिता सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? भीमदेव टू, जो कि सोलंकी गुजरात के थे, तो उससे भी बदला लेना था। तो 1184 में सोलंकी से को हराकर भीमदेव टू, जो कि सोलंकी वंश से संबंध रखते थे, उनको हराकर 1184 में गुजरात पे फतेह किया। और इसी फतेह की खुशी में नागौर का जो वार भी इसी को बोलते हैं, उसको अपने अंडर लिया। इसी युद्ध को जीतने के बाद इसको उपाधि मिली थी दल पुंगव। दल पुंगव का मतलब होता है विश्व विजेता।
तो ये थे महान पृथ्वीराज तृतीय। और भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे गुरुग्राम जो कि आज के हरियाणा में है, 1178 में किसके साथ, नागार्जुन के साथ, इसको भी ये जीत गया। उसके बाद तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ, उसको भी ये जीत गया। लेकिन अब गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है इस एक साल में 1191 से लेके 1192 में। गड़बड़ होती है इसके मसूरी भाई। इसका मसूरी भाई कौन था, जयचंद गहडवाल, जो कि कन्नौज का राजा था। वह अपनी लड़की का स्वयंवर करता है, लेकिन उसकी लड़की मनोमन किसको अपना दिल दे चुकी थी, महान पृथ्वीराज चौहान को। और जब वह उसको स्वयंवर करता है तो उसकी लड़की पृथ्वीराज चौहान के गले में हाथ डाल देती है, और बाद में पृथ्वीराज चौहान उसको भरी सभा से उठाकर ले जाता है। तो जयचंद इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए पूरा व्याकुल था। वह सिर्फ एक पल ढूंढ रहा था कि मैं कैसे इस बेइज्जती का बदला ले सकता हूँ। जो यह विवाह हुआ, इसी विवाह को बोलते थे गंधर्व विवाह या फिर राक्षस विवाह। गंधर्व विवाह जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लव मैरिज, और राक्षस विवाह जिसको बोलते हैं भगा के ले जाना। इस विवाह से जयचंद की पूरी भारत में बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। इसी के बदले के लिए वह 1192 में जब तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का होता है, तो जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ देता है। और पहले युद्ध में 1191 में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। तो जयचंद को बहुत सी पृथ्वीराज चौहान की कमियां, गुप्त रास्ते पता हुआ थे, जिसके कारण मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ बंदी बनाकर अफगानिस्तान काबुल में ले जाता है। तो भाई 1192 का तराइन का युद्ध हारने का मेन कारण क्या था, जयचंद की लड़की संयोगिता। बहुत से इतिहासकार बोलते हैं कि इन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, कोई बोलते 21 बार हराया, कोई बोलते हैं 23 बार हराया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने एक बार हराया, इसको माफ़ नहीं किया। और पृथ्वीराज चौहान ने इसको कितने बार माफ़ किया, और वह एक बार हराते ही बंदी बनाकर अपने साथ काबुल ले गया। ये बात अलग है कि 1194 में वो जयचंद को भी हरा देता है मोहम्मद गोरी, लेकिन हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के साथ ही चौहान वंश अजमेर का द एंड समाप्त होता है। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो ये सारी जानकारी पृथ्वीराज रासो से मिलती है। इसको किसने लिखा था, चंद्रवर्त दाई ने। तो 1192 में ही बोलते हैं लास्ट हिंदू किंग पृथ्वीराज चौहान का खात्मा, मुस्लिम वंश का भारत में उदय, लास्ट राजपूत किंग पृथ्वीराज तृतीय। ये सब बात चल रही है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान ने दो चीज़ों का निर्माण भी कराया था, एक महादेव मंदिर बिशलपुर में, दूसरा रणथंभौर गढ़ बोल दें या दुर्ग बोल दें दिल्ली में। इन दोनों का निर्माण किसने कराया था, पृथ्वीराज चौहान ने। तो ये थे चौहान वंश, जिसने कभी किसी की पीठ पे वार नहीं किया, हमेशा सीने पे वार खाया है, ना कभी अपनी पीठ पे वार किया करवाया किसी से, ना कभी किसी युद्ध के मैदान में पीठ दिखाई, ना कभी किसी युद्ध को छल कपट से जीता। तो ये थे भाई चौहान वंश, सांबर के और अजमेर के। इसके बाद जानेंगे कि कैसे मुस्लिम को भारत में स्टार्टिंग होती है, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन सब के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में।